नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और आज खबरों की खबर में बात करेंगे भारतीय कुश्ती संघ के जो वर्तमान पुराने जो उनके अध्यक्ष थे और बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाले पहलवानों के समर्थन में आने वाले जो लोगों का दायरा है, जो समर्थन उन्हें मिल रहा है, वो बड़ा होता जा रहा है। आज इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान संगठनों और खाप नेताओं की एक बड़ी महापंचायत हुई। मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक सौराब गांव में हुई इस महापंचायत में पहलवानों के पक्ष में 500 से ज्यादा खाप चौधरी और किसान नेता जमा हुए। सबने एक सुर में कहा कि अब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं जब तक हो जाती, तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। इन नेताओं ने सवाल खड़ा किया कि पॉक्सो एक्ट लगने के बाद भी बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। आपको याद होगा कि सोमवार को प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों ने, जो बालियान खाप के किसान नेता हैं नरेश टिकैत, उनके आश्वासन के बाद गंगा में अपने मेडल बहाने का जो कार्यक्रम था, जो उनका फैसला था, वो टाल दिया था। इसके बाद खाप खिलाड़ियों के साथ मिलकर खड़ी हुई दिख रही है। खाप नेताओं ने पहलवानों की शिकायतों को लेकर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का मन बनाया है। इस फैसले में अभी की जो रणनीति है वो तय करने के लिए शुक्रवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक महापंचायत बुलाने का फैसला किया गया है। आज दिन में 3.5 दिन है, 1.5 दिन हुआ। इसमें 3.5 दिन के भीतर भी वो चल रही बातचीत। इसमें जितने आदमी भी छटेंगे, इसमें 5, 7, 10, 15, 20 आदमी जितने भी छटेंगे वे राष्ट्रपति जी तक मिलेंगे, गृह मंत्री जी तक मिलेंगे। टाइम लिया जाएगा उन तो बहुत जल्दी टाइम। चलो देखो सा एक तो बात है, कल को फिर है पंचायत, 4 तारीख में फिर है। ये तो पंचायतों का इतना सिलसिला जारी रहेगा, कोई वो होगा, कोई निर्णय ठोस भी लिया जा सके, कोई पैदल यात्रा भी निकल सके, कुछ भी निकल सके, तो पूरे भारत का होगा। प्रदर्शन कर रहे पहलवान अब जंतर मंतर पर धरना नहीं दे पाएंगे। पुलिस ने धरना का जो स्थल है उनका सामान वहां से पहले ही हटा दिया है। अब पहलवानों को यह तय करना होगा कि आगे का उनका प्रदर्शन किस तरीके से बढ़ाया जाएगा। इस बीच इस मामले में आरोपों से घिरे हुए भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के तेवर जो हैं वो अभी भी बिल्कुल भी नहीं हुए। वो इस मामले में लगातार अपने लिए जन समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने इस मामले में आज भी बयान जारी कर दिया। गोंडा में उन्होंने कहा कि पहलवान बार बार अपनी बात बदल रहे हैं, अगर उनके आरोप साबित हो गए तो फांसी पर लटक जाऊंगा। पहले इनकी कुछ डिमांड थी, बाद में इनकी कुछ डिमांड हुई, और हम इतना कह सकते हैं कि लगातार ये अपनी शर्तों को और अपनी भाषा को बदलने का काम कर रहा है। अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। इस मामले में केंद्र सरकार को भी लगातार परेशान जो है वो करा हुआ है। खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मामले में बहुत ही संभल कर मीडिया को जवाब देते हुए वो नजर आए। उन्होंने फिर वही बात दोहराई और कहा कि पहलवानों को पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए। हम इस मुद्दे को बड़े संवेदनशील तरीके से ले रहे हैं। खिलाड़ियों की मांग एक कमेटी बनाने की थी, हमने वो भी बनाई। जांच करवाने की थी, वो भी करवाई। पुलिस से एफआईआर करवाना चाहते थे, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी की। इस केस में भी बड़ी तेजी के साथ जांच हो रही है। बहुत सारे लोगों के बयान होने थे, वो हुए भी हैं, और पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी और जब चार्जशीट फाइल करेगी उसके बाद उचित कार्रवाई भी होगी। आखिरकार उनको जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। केंद्र सरकार के लिए अब एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई जैसे हालात हो गए। न पहलवान झुकने को तैयार हैं, न ही बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ही चुप रह रहे हैं, वो भी लगातार बयान दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ भी पहलवानों पर हुए पुलिसिया कार्रवाई को लेकर के भारत सरकार को आंखें दिखा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली पुलिस की जांच में क्या सामने आता है और जो सामने आएगा क्या वो
पहलवानों को स्वीकार होगा या बृजभूषण को स्वीकार होगा, तो यह मामला अभी फिलहाल सुलझता नजर नहीं आ रहा। तो प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों के समर्थन में आगे खाप पंचायत क्या करेगी, कल कुरुक्षेत्र में महापंचायत में क्या हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत साहब जुड़ रहे हैं। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो आज पंचायत हुई उसमें क्या क्या तय किया गया? उसमें सब लोगों ने अब अपनी बात रखी, स्टेज से सब लोग बोल रहे और तय यहाँ के सरकार से खास प्रतिनिधि मंडल समाज के जो लोग हैं वो एक बार बात करना चाहते हैं। उसमें राष्ट्रपति जी हो या होम मिनिस्टर हो, किसी से भी बातचीत हो जाए, ये तय हुआ है। और क्योंकि कल एक मीटिंग है कुरुक्षेत्र में और वो मीटिंग पहले रखी गई थी, तो कल फिर वापस में जाएंगे और जो भी चर्चा होगी उसमें बैठ के बातचीत हो जाएगी। आंदोलन की भी बात थी, सब चीजों की बात अब अपने लोगों ने वहां पर करी है, लेकिन जो भी ऑथेंटिक बातचीत होगी, कोई घोषणा होगी किसी चीज की, तो वो कल होगी। और प्रायोरिटी पे ये है कि सरकार से बातचीत हो और इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको बातचीत को। लेकिन राकेश जी, अब जो किसानों के आंदोलन के खिलाफ थे या पहलवानों के खिलाफ हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई कि खाप आगे और पहलवान पीछे। पहलवान बिल्कुल शांत बैठे हैं और खाप पूरा इस आंदोलन को सामने से इसकी अगुवाई करती नजर आ रही है कि जब ये खिलाड़ियों का, पहलवानों का आंदोलन है तो उन्हें आगे आना चाहिए। वे कहाँ बैठे हैं वो बता दो, वे बोलते हैं कहाँ उन्हें वहां बैठने की परमिशन दे, तो वे अपनी बात वहां से कहते रहेंगे। भाई वे कहाँ बैठ कर अपनी बात कहें? वे तो चले गए थे गंगा जी में परवाह करते, गंगा जी में परवाह हो जाते, अपना वे भी नहीं अपना घर पर काम करते, या ये जो मेडल है राष्ट्रपति जी का वहां या पीएम को जमा करवा दो, अपना खत्म होगी बात। इस देश में अपनी बात कहने का वो किस भाषा में किस तरीके से कहें, वो शांतिपूर्ण बैठ के अपनी बात कह सकते हैं, ये कानून में अधिकार दिया है। जंतर मंतर धरना स्थल है, वहां से अपनी बात कह दो, कई कई दिन तक वहां पर धरने भी चले हैं। अपनी बात कैसे कहें वे आदमी, वो बता दो आप हमको। हम तो जरा गांव के आदमी, भाई कौन सी भाषा में सरकार की मंची है उस भाषा का बता दो, तो उस भाषा का इस्तेमाल कर दें। राकेश टिकैत जी, जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, उस पर थोड़ा भरोसा कीजिए। क्यों आपको लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है? भाई वो तो सरकार बताएगी ना, ऑथेंटिक बयान सरकार ने नहीं दिया, इसलिए सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। भाई एक बार सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, खाप पंचायत बातचीत कर लेंगे, वे बता देंगे। अगर संतुष्ट जवाब नहीं मिलेगा, नहीं कुछ होगा, तो फिर अपना आंदोलन का जो भी रास्ता तैयार करना होगा फिर वो कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त महावीर प्रसाद साहब भी जुड़ रहे हैं, द्रोणाचार्य पदक विजेता कोच हैं। उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि उनका पक्ष इस पूरे मामले में क्या है। महावीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पिछले कई दिनों से बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लग रहे हैं, इस मसले पर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से पहलवानों के साथ बर्ताव हुआ उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये रेसलिंग के लिए सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये यूं मैं मान के चल रहा हूं कि रेसलिंग के लिए सबसे बुरे दिन चल रहे हैं ये साल जनवरी से। और जो ये हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। ये स्टार्टिंग धरने से ना होके पहले फेडरेशन में बैठ के पहलवान अपनी बातें रखते, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी मैटर यहाँ तक जाना। ये पहलवानों की लड़ाई नहीं है, इस पहलवानों को किसी और ने हाईजैक करके, किसी और का खेल है। अगर अच्छी तरह जांच हो तो वो भी बहुत बड़े खुलासे होकर सामने आ सकती है। आप कुश्ती से जुड़े रहे हैं, सीनियर रहे हैं, आप जो कोच हैं वहां पर भी आप रहे हैं। बृजभूषण को आप किस तरीके से जानते हैं? क्या आपको लगता है कि जो उन्होंने कुश्ती संघ के लिए सही काम किया है? क्योंकि बड़े गंभीर आरोप बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर इस वक्त लग रहे हैं। देखिए, वो डिसिप्लिन के मामले में ज्यादा सख्त है और रेसलिंग में बता रहा हूँ एजुकेशन नहीं, हमारे पहलवान पढ़े लिखे नहीं है, रेसलिंग फैटर्निटी है, वो लक ऑफ एजुकेशन है। तो उसके लिए
ऐसे स्ट्रॉन्ग आदमी का ही होना जरूरी है। ऐरा गैरा आदमी रेसलिंग फेडरेशन को कंट्रोल कमांड नहीं कर सकती। तो इस फेडरेशन के लिए सबसे सूटेबल अगर कोई आज तक कोई फेडरेशन का प्रेसिडेंट आया है तो इन्होंने आया है, क्योंकि इनके कारण, इनकी जो दबंग पड़ने के कारण महिलाएं सुरक्षित हुई है। रेसलिंग में किसी लड़की को कोई भी ब्लैकमेल करे, छेड़े, ये किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उनके पास शिकायत जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा संज्ञान लेके उसको गंभीरता से लेके अगले को तुरंत सस्पेंड या नोटिस दिया जाता। देखिए, हर जगह कहीं न कहीं छोटी मोटी 19-20 की गलतियां तो होती है, उस चीज़ से मैं नहीं नकारता, किंतु रेसलिंग जितनी पीछे फेडरेशन आई उन सब फेडरेशनों से सबसे अच्छा काम ये बजरंग भी बोल रहा है। आपकी 6 महीने पहले की उसकी वीडियो देखिए, और ये तीनों पहलवान बोल रहे हैं कि हमारी फेडरेशन, नेताजी के आने के बाद हमारी फेडरेशन ने बहुत तरक्की की है, बहुत प्रोग्रेस की है, और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में भी हमारा नाम, मान, सम्मान बहुत अच्छा बढ़ा हुआ था। इसलिए देखिए, UWW ने कल ही एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, इंडिया को लिखा है कि हम अगर आपने टाइमली चुनाव नहीं कराए, कि उनको लग रहा है कि फेडरेशन तो बहुत अच्छा काम कर रही थी और ये इश्यू है, ये ओवरसाइट की कमेटी की रिपोर्ट अगर आउट कर दी जाती, मीडिया में, प्रेस में कर दी जाती, तो हो सकता है ये धरने भी नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये ब्रिजभूषण शरण सिंह के समर्थन में है, लेकिन ये आपको भी समझना होगा, जिस तरीके के मीटू के दौरान जब लोगों के ऊपर आरोप लगे थे तो तब भी ये बात आई थी कि किसी को आप इतने सालों से जानते हैं, उसके साथ आप हंस के फोटो खिंचवा रहे हैं, तो आप उसके ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हैं। बहुत हिम्मत चाहिए किसी भी महिला को बाहर आके अपने ऊपर अगर उसके इस तरह के आरोप लगाने का, अगर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, उस बात को सामने रखने का। अगर हमारी महिला खिलाड़ियों ने इतनी हिम्मत की है, देश का गौरव बढ़ाने वाले इन खिलाड़ियों को कम से कम सहानुभूति के साथ सुनने की, उनकी बात को समझने की आवश्यकता है, ना कि सड़कों पर उन्हें इस तरीके से घसीट के इतना मजबूर करने की कि वो अपने खून पसीने से कमाए हुए मेडल्स को पानी में बहा दें। बहुत मुश्किल होती है इस देश में, खासतौर से महिलाओं को इस लेवल पर आके अपने आप को प्रूव करने में। जो वहां पहुंचे हैं उससे कम से कम ऐसा मैसेज ना जाए कि और माँ बाप, छोटे बच्चे किसी भी खेल में आगे आने से पहले 10 बार सोचें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चुनावों के मौसम में जिस तरीके से फिर से एक बार बात उठी रेवड़ी वर्सेस लाभार्थी खजाने को लेकर जो सियासत हो रही है। और वो क्यों उठी? क्योंकि कुछ चुनाव जो हैं वो कहीं ना कहीं हमने देखा कि और चुनावों से थोड़े अलग जरूर होते हैं। कर्नाटका, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में चुनाव हो चुके हैं। साल के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं। उसके बाद अगले साल आम चुनाव होंगे। सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो इन चुनावों के लिए कमर कस रही हैं। पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियां तय कर रही हैं, लेकिन एक रणनीति जिस पर हर पार्टी की को जो है बड़ी तीखी नजर रहती है, उनका बड़ा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला रहता है, वो है मुफ्त सुविधाएं देने का फॉर्मूला। जी हां, वादों की, चुनाव आते ही वादों की एक बरसात, एक झड़ी सी लग जाती है। आज देश के अधिकतर अखबारों के पहले पन्ने पर आपने एक विज्ञापन देखा होगा जो अभी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के लोगों के लिए 100 यूनिट बिजली मुफ्त करने का ऐलान किया। इस ऐलान से करीब 1.25 करोड़ लोगों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद जताई गई, लेकिन यह फायदा राज्य के खजाने पर भारी पड़ेगा। इससे राज्य पर 650 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इससे पहले अशोक गहलोत सरकार 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी इन ऐलानों को खराब अर्थशास्त्र राजनीति बता रही है और उससे खराब अर्थव्यवस्था होने की आशंका जता रही है। उधर कांग्रेस का कहना है कि आम जनता को जब महंगाई से कोई राहत नहीं मिल रही केंद्र सरकार की तरफ से, तो जनता को कुछ सुकून देने के लिए ऐसे कदम उठाना जरूरी है। कांग्रेस को यह भी उम्मीद है कि साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा जरूर मिलेगा। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने अशोक गहलोत सरकार के 100 यूनिट मुफ्त बिजली वाली जो रिपोर्ट है उसके ऊपर बात करके, जांच करके एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। उसको जरा देख लीजिए। कन्हैया लाल उन 1 करोड़ 24 लाख उपभोक्ताओं में से एक है
जिसको 100 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलने का सीधा फायदा होगा। धोबी की दुकान घर से चलाते हैं और बिजली का बिल आता है करीब 4000 रुपए। अब 100 यूनिट माफ है, यानी काफी बचत। महीने के 400 यूनिट महीने के खर्च होते हैं कम से कम, तो उसमें से 100 यूनिट कम हो जाएंगे तो हमारे 300 यूनिट के पैसे लगेंगे। तो इसमें कम से कम हम मानते हैं कि कम से कम 1000 रुपये का फ़ायदा होगा। जी हमारे 4000 आता है और हमारे 600-700 का फ़र्क पड़ा है। और इससे हमारे ग्राहक अब बिजली के कोयले की प्रेस करते थे, उससे तो हमें मतलब कि ग्राहक कम आते थे, और अब बिजली के प्रेस लगाएं तो उससे हमें फ़ायदा होने लग गया, हमारे ग्राहक बढ़ने लग गए। शीला देवी मजदूरी करती है, कहती है उनका बिल तो अब शून्य हो जाएगा और 1000 रुपए की बचत आज की महंगाई के ज़माने में बहुत मायने रखती है। हमारे है ना 1000-1500 रुपये बिल आता था, तो अभी 100 यूनिट सरकार ने कम किए हैं। तो वैसे ही हम मजदूरी करते हैं तो पूरे दिन तो काम करते रहते हैं, तो उसमें कोई खर्च ही नहीं है। तो वैसे 5000-1500 रुपये बच गए तो हमारे कुछ और काम में लेंगे पैसे। तो ऐसे तो ये महंगाई को देख के हमारे ये महंगाई से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे बच्चों की फीस, घर चलाना, ये भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये तो बड़ी राहत है फिर। हाँ, ये तो बड़ी राहत है। राजस्थान में 1,24,00,000 घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से 1,04,00,000 का बिल पूरी तरह माफ हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ 100 यूनिट प्रति माह बिजली इस्तेमाल करते हैं, यानी मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा। बाकी उपभोक्ताओं को भी 500 से लेकर 1000 रुपए तक का फायदा मिलेगा। लेकिन सरकार पे अतिरिक्त आर्थिक भार 650 करोड़ रुपए हो जाएगा। राजस्थान के लोगों को महंगाई से राहत देने का जो मुख्यमंत्री जी का अभियान है, उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। 7500 करोड़ रुपए का इसमें सरकार पर अतिरिक्त भार आएगा। ये भार बिजली कंपनियों पर नहीं आएगा, डिस्कॉम्स पर नहीं आएगा, बल्कि राजस्थान सरकार के द्वारा ये जो छूट दी गई है, ये पैसा राजस्थान सरकार के द्वारा बिजली कंपनियों को दिया जाएगा। बीजेपी का कहना है ये सारी घोषणाएं चुनाव के पहले क्यों? महंगाई राहत के नाम पर जादूगर मुख्यमंत्री इंद्रजाल का जादू फैलाकर भ्रम फैलाना चाहते हैं। आचार संहिता से 3 महीने पहले अचानक उनको ध्यान आया कि 100 यूनिट तक की बिजली जो पहले इन्होंने माफ कर दी थी, उसकी पुनरावृत्ति करते हुए फ्यूल चार्ज के अंदर 200 यूनिट तक उनको माफ करने की बात आई। लेकिन 500 रुपए में घरेलू गैस का सिलेंडर देने के बाद कांग्रेस को उम्मीद है ये दूसरी बड़ी राहत उनके लिए चुनावी जंग में ब्रह्म शस्त्र का काम कर सकती है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उधर बीजेपी को लगता है कि अशोक गहलोत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुधवार को अजमेर में हुई जनसभा में भारी भीड़ से घबरा गए और तभी आनन फानन में 100 यूनिट मुफ्त बिजली का उन्होंने ऐलान कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा की सफलता को कल देख करके, तो माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह की सभाएं करते हैं, आंगनवाड़ी के मजदूरों को लाकर, महिलाओं को लाकर के, नरेगा के मजदूरों को एकत्रित करके जो सफलताओं दिखाने के लिए जो सभाएं करते हैं, कल उनकी आंखें चंधिया गई थी। इसलिए आनन फानन में उन्होंने एक घोषणा की, करूँगा ऐसा बयान दिया। राजस्थान के लोग सोच रहे थे पता नहीं क्या करने वाले, और फिर रात को खोदा पहाड़ निकली चुहिया, क्योंकि ये 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये घोषणा तो वो पहले अपने बजट भाषण में भी कर चुके थे। वैसे राजस्थान में बीजेपी भी चुनावी मोड में आ चुकी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर में एक रैली कर चुके हैं, जिसमें बीजेपी का दावा है कि जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी। प्रधानमंत्री ने इस रैली में कांग्रेस की गारंटियों को लेकर लोगों को आगाह किया। कहा कि ऐसी गारंटियों को पूरा किया जाएगा तो देश और राज्य दिवालिया हो जाएंगे। ये ऐसी गारंटियां देते हैं जिनको अगर अमल में लाया जाए तो राज्य और देश दिवालिया हो जाएगा। दुनिया में आज जो देश दिवालिया हो रहे हैं, उनकी स्थिति आप देख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का यही विजन है, यही नीति है। इसलिए कांग्रेस से राजस्थान के लोगों को बहुत सावधान रहना है। साथियों, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए विकसित राजस्थान बहुत जरूरी है।
इस दशक के अगले 7 साल बहुत अहम है। इन 7 सालों में देश के लोग भारत का कायाकल्प होते हुए देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कांग्रेस के बारे में आगाह करते हैं तो शायद वो भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों भी इस तरह की रेवड़ी बांटने में पीछे नहीं है। केंद्र सरकार ने भी गरीबों और किसानों के कल्याण के नाम पर ऐसी कई योजनाएं लागू कर रखी हैं जिनके लिए पैसा सरकारी खजाने से ही जाता है। तो साफ बात है कि राजनीति के चक्कर में अर्थनीति पर असर पड़ रहा है। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने चुनाव से पहले जनता के लिए 5 योजनाओं का ऐलान किया था, जैसे कि शक्ति योजना, जिसमें कर्नाटक के अंदर साधारण सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा मिलेगी। गृह ज्योति योजना, हर परिवार को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर परिवार की महिला प्रमुख को 2000 रुपए मासिक मिलेंगे। अन्न भाग्य योजना के तहत बीपीएल परिवारों के हर सदस्य को 10 किलो मुफ्त चावल और युवा निधि योजना के तहत बेरोजगार ग्रेच्युटी के तौर पर 3000 रुपए का हर महीने भत्ता मिलेगा। 18 से 25 साल के बेरोजगार डिप्लोमा होल्डर्स को 2 साल तक हर महीने 1500 रुपए का भत्ता। अब भारी बहुमत से सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के सामने इन वादों को पूरा करना एक चुनौती के तौर पर खड़ा हुआ है। जनता इंतजार कर रही है कि इन वादों को कब पूरा किया जाएगा, लेकिन राज्य पर इसका 65,000 करोड़ रुपए का सालाना अतिरिक्त भार पड़ने वाला है। यह सवाल भी उठता है कि यह पैसा कहां से आएगा। क्या इसे हासिल करने के लिए नए टैक्स लगाने पड़ेंगे, यानी कि सरकार के वादों को पूरा करने का खामियाजा तो आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन चुनाव से पहले नेता इस बात पर शायद ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आंध्र प्रदेश को ले लीजिए, यहां पर चुनाव अगले साल अप्रैल में होने वाले हैं, लेकिन टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने अपनी पार्टी के मंच से घोषणा की है कि इस घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है कि भविष्य की गारंटी, जिसमें नायडू ने वादा किया है कि टीडीपी सत्ता में लौटी तो 18 से 59 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे, जबकि माताओं को हर साल 15,000 रुपए अलग से मिलेंगे। टीडीपी के घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। हर परिवार को हर साल 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इसके अलावा बेरोजगार युवा हैं उन्हें भी हर महीने 3000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने इस मुद्दे पर टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधते हुए कहा कि वो चुनाव से पहले आकर्षक घोषणा पत्र लाते हैं और बाद में पीछे से छुपा कर घूम जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन ये राजनीति है। जगन मोहन रेड्डी खुद वाईएसआर रायतू भरोसा योजना के तहत हर किसान को अब 5500 करोड़ रुपए सीधे बैंक 55,000 रुपए माफ कीजिएगा 5,500 रुपए सीधे बैंक खाते में देने की बात कर चुके हैं। सरकार इस पर कम से कम 5500 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। राज्य में 52,30,000 किसानों को इसके तहत 3,923 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। सवाल यह है कि यह पैसा कहां से आएगा? कोई तो यह पैसा चुका ही रहा होगा। इन योजनाओं की जो कीमत है वो कौन चुकाता है? राज्य और देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरह से इसका असर पड़ता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्र सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो रेवड़ी वर्सेस लाभार्थी की जो पूरी डिबेट है, ये डिबेट को परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से देखा जाए? कौन सी स्कीम है जिसको लाभार्थी स्कीम, वेलफेयर स्कीम माना जाए और किसको रेवड़ी के कैटेगरी में रखा जाए? अंकित, इसमें मैं 3 विषयों पर रोशनी डालना चाहता हूं। पहले आप यदि देखें कर्नाटक का जो अभी चुनाव हुआ, इसमें जो रेवड़ी की जो वायदा किया गया है उसका इसका खर्च यदि देखें तो सालाना इसका खर्च करीब जीडीपी के अनुपात में 3% है। और मैं इसमें ये बताना चाहता हूं कि यदि आप जो सेहत पे जो खर्च होता है, स्वास्थ्य पे, यदि कर्नाटक में देखें तो सारे जो दक्षिण हमारे राज्य उनमें सबसे कम कर्नाटक खर्चा करता है। सिर्फ
0.7%, मतलब 1% से भी कम, 0.7% जो है स्वास्थ्य पे खर्चा करता है। यही 3% जो खर्च हो रही है रेवड़ी बांटने में, इसको यदि स्वास्थ्य में खर्चा किया जाए तो हमने जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021 की आर्थिक सर्वेक्षण, उसमें साफ साफ दिखलाया था कि राज्य का जो खर्च होता है स्वास्थ्य में, यदि वो 2.5-3% तक हो तो लोगों को बहुत लाभ पहुंचता है, सामान्य जन को बहुत लाभ पहुंचता है। क्योंकि कई बार जो है हमारे गरीब, वो जब कोई बीमार पड़ता है उसमें उधार लेके, तभी उधार की जो एक चक्रव्यूह है उसमें फंस जाते हैं। ये मेरा पहला मुद्दा है। जिसमें दूसरा यदि देखें तो मैंने ये देखा है करीब पिछले 50 आदि वर्षों में कुछ राजनीतिक दल हैं जो एक्चुअली ये मानते हैं कि चुनाव जीतने के लिए सिर्फ रेवड़ी बांट के ही चुनाव जीता जा सकता है। ये इसमें मैं ध्यान दूंगा, यदि आपको जो हमारे 75 वर्ष की जो इतिहास में सबसे जो खोखला वादा जो गरीबी हटाओ का किया गया 1971 में, और आज की तारीख 50 साल 52 साल बाद भी गरीबी है, तो ये कितना खोखला था आप साफ साफ देख सकते हैं, सामान्य जन भी इसको देख सकते हैं। इसके मुकाबले यदि देखें तो केंद्र सरकार में हमारी जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने साफ साफ दर्शाया है कि आप रेवड़ी बांटे बिना भी चुनाव जीत सकते हैं यदि आप अच्छी आर्थिक नीतियां अमल करते हैं, लाभार्थी लोगों को लाभ देते हैं, जिनसे उनका जो आर्थिक जो सिचुएशन उसमें उद्धार होता है। तीसरी बात जो ये आर्थिक दृष्टिकोण से हम देखें तो जहां आप रेवड़ी बांटना जो है मछली बांटने की तरह है, इसके बजाय यदि किसी को आप मछली पकड़ना सिखाएं तो उसमें जो आत्मविश्वास आता है, उसमें आत्मनिर्भरता से जो आत्मविश्वास आता है, वो जो है उससे काफी लाभ होता है उसको आर्थिक दृष्टिकोण से और जो सोशल दृष्टिकोण से। तो यदि आप आर्थिक दृष्टिकोण से देखें और किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो रेवड़ी बांटना जो है वो खराब है, और इसके बजाय जो केंद्र सरकार में जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो दिखाया, अच्छी आर्थिक नीतियां अमल करके उससे चुनाव जीते, वो सही है देश के लिए। आपने कहा कि आर्थिक नीतियां जो हैं लोगों के लिए लाभकारी होनी चाहिए, पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब केंद्र सरकार किसान निधि के नाम पर किसानों के अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर करती है तो क्या वो रेवड़ी बांटना नहीं है? मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना के तहत सीधे पैसा ट्रांसफर करते हैं तो क्या वो रेवड़ी बांटना नहीं है? देखिए, इसमें जो थोड़ा हमें बारीकी से इसमें इसको समझना चाहिए कि यदि आप देखें तो कोविड के समय महामारी जब आई तब भी हमने जो है हमारी आर्थिक नीति में करीब 80 करोड़ यानी कि 800 मिलियन लोगों को हमने जो है अनाज और दाल वगैरह एक्चुअली मुफ्त दिया। और ये इसलिए दिया कि उस समय में क्योंकि लोगों के पास हो सकता है रोजगार ना हो और उस समय में एक्चुअली वो उनको उसकी बहुत ही अत्यावश्यक थी और अति आवश्यक इसीलिए उसको दिया गया। इसी तरह यदि आप देखें जो पीएम किसान जो है इसको ऐसे लोगों को दिया गया है जो बहुत छोटे किसान हैं, जिनको जो वेदर के कारण काफी उसमें रिस्क आती है, कई बार उनकी उपज अच्छी नहीं होती और इसीलिए वो निवेश नहीं कर पाते हैं। और मैंने एक्चुअली इसमें जब पीएम किसान जब उसका लागू किया गया था उसमें भी मैंने बतलाया था कि ऐसा जब जो अति आवश्यक लोगों को दिया जाता है तो उससे जो है निवेश बढ़ता है और उसमें साफ साफ लाभ होता है। यानी कि मैं ये कहूंगा रेवड़ी बांटना यूं हुआ कि आपने सिर्फ मछली बांटे, जबकि वेलफेयरिज्म या फिर जेन्युइन जो वेलफेयर करते हैं, अच्छी आर्थिक नीतियां, वो लोगों को एक्चुअली उनमें काबिलियत बनाता है, स्वाभिमान बढ़ाता है और आत्मनिर्भर बनाता है। रेवड़ी बांटने से ये कुछ नहीं होता, तो ये बारीकी से समझनी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसका दूसरा पक्ष समझते हैं और ये समझते हैं कि जो सुविधाएं मुफ्त देने के वादे होते हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं और उनका बोझ सरकारें कैसे झेलेंगी। क्या भारत जैसे देश में वेलफेयर स्टेट के नाम पर ये चीजें मुफ्त सुविधाएं देनी चाहिए? इस पर जाने माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार से हमने बात की, उन्होंने हमें क्या बताया वो भी सुनिए। मेरा ये मानना है कि दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जो सब सिटीजन्स को होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि सबको लिविंग वेज होना चाहिए। तो लिविंग वेज का मतलब है कि आपका खाना पीना, आपका पानी, कपड़ा, आपका घर,
आपके जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और जो और चीज़ें हैं जो एसेंशियल हैं लाइफ की, वो सबको मिलनी चाहिए। अब अगर सबकी आमदनी ठीक ठाक हो तो फिर सब अपने आप से कर लेंगे, पर जहाँ पे आमदनी सही नहीं हो तो वहाँ पे वो अपने आप से जो एनर्जी है, जो पानी है, उसके लिए अपना प्रावधान नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे फिर स्टेट को मदद देनी पड़ेगी। उसी तरह शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वहाँ पे ये माना जाता है कि वो मार्केट फेल करता है, तो वहाँ पे भी स्टेट को मदद देनी चाहिए। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर हमारे अर्थव्यवस्था में लोगों की आमदनी ठीक ठाक होती, खासकर निचले तबके की, तो इन सब चीज़ों की बहुत कम ज़रूरत पड़ती। पर लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा असंगठित क्षेत्र है जिसमें कि 94% लोग काम करते हैं, और अभी ई श्रम पोर्टल का डेटा आया था जिसमें दिखाया कि 28 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं जो 94% कह रहे हैं कि हम 10,000 रुपये प्रति माह से कम कमाते हैं, यानी वो गरीबी की रेखा के आसपास या उससे नीचे हैं। क्योंकि एक परिवार को चलाने के लिए जो वर्ल्ड बैंक की लाइन है $2.15 प्रति व्यक्ति प्रति दिन, उसके हिसाब से 13,000 रुपये पर फैमिली की आमदनी होनी चाहिए, तभी जाके वो गरीबी की रेखा, वर्ल्ड बैंक की गरीबी की रेखा के ऊपर होंगे। तो हमारी नीतियां इस प्रकार की रही हैं कि जहां पे अमीर को तो खूब मिला है, जो जीडीपी बढ़ा है उसका ज़्यादातर हिस्सा ऊपर का तबका, जो अपर मिडिल क्लास है, जो संघर्ष क्षेत्र में है, जो अमीर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको मिला है, और जो गरीब है उसको फ़ायदा नहीं पहुंचा है, उसको कई तरह से नुकसान हुआ है। क्योंकि वहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ रही है, वहाँ पे जो इन्फ्लेशन तेज़ हुआ उसकी वजह से उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई। तो उदाहरण के तौर पे अगर हम चीनी कल 10 रुपए की खरीद रहे थे 1 किलो और आज 15 रुपए की खरीद रहे हैं, तो 5 रुपए हमारी जेब से बिजनेसमैन के जरिए वो औरों को मिल जाता है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में बीते 1 महीने से हुई नस्लीय हिंसा के बाद गृह मंत्री अमित शाह का दौरा वहां पे जारी है। कुछ हिंसा थमी है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि दौरे के दौरान भी कई जगह पर आगजनी जैसी घटनाएं हुई हैं। यह मामला कितना गंभीर हो गया है इसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह पिछले 4 दिनों से मणिपुर में हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि शायद सरकार को और गृह मंत्री को वहां थोड़ा पहले पहुंच जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने हर समुदाय के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों से बातचीत की। उन्होंने आश्वस्त किया उन लोगों को कि हिंसा पर लगाम लगाई जाएगी और ये वादा भी मांगा कि कोई हिंसा ना करे। मणिपुर के अल्पसंख्यक समुदाय जो हैं इस मामले में राज्य सरकार की भूमिका से नाराज हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर भरोसा जताया है वो निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। इसी के तहत गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे के आखिरी दिन हिंसा की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग बनाने का उन्होंने ऐलान किया। हिंसा से जुड़े 6 मामलों की जांच सीबीआई को भी सौंपी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक यूनिफाइड कमांड बनाने का ऐलान किया है और साथ ही साथ लूटे हुए हथियारों को जो लोग ले गए उन्हें अल्टीमेटम भी दिया गया कि शाम तक अगर सारे लूटे हुए हथियार वापस नहीं आए तो फिर जबरदस्त कार्रवाई होगी। हमारी सहयोगी नीता की यह विस्तृत रिपोर्ट। मणिपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर पक्ष से मुलाकात की और 4 दिन के दौरे के आखिर में कई अहम ऐलान किए। उन्होंने कहा कि हिंसा से जुड़े 6 मामले सीबीआई को सौंपे गए हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री ने अल्टीमेटम दिया है कि लूटे गए हथियार तुरंत लौटाए जाएं। कल से पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन करेगी और कॉम्बिंग ऑपरेशन करने के बाद जिनके पास से हथियार मिलेंगे उन पर कठोर न्यायिक धाराएं लगाई जाएंगी। तो मेरा सभी से अपील है कि जिनके पास हथियार हैं वो सभी लोग पुलिस के सामने अपने हथियारों को सरेंडर कर दें। शांति बहाली के लिए गृह मंत्री के अहम ऐलानों में ये भी शामिल है। राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति कमेटी का गठन। मणिपुर म्यांमार सीमा सील की जाएगी। पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन। हिंसा होने के कारण और हिंसा में किसकी जिम्मेदारी है, इस सभी की जांच के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के रिटायर्ड न्यायाधीश का न्यायिक आयोग गठित कर जांच करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात पर हाईकोर्ट के फैसले को ताजा हिंसा की वजह माना।
उन्होंने सारे संगठनों को चेतावनी दी कि संघर्ष विराम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने 2 कुकी समूहों यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट और कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ 2008 में समझौता किया था। इसके तहत 24 विद्रोही समूह के 2200 सशस्त्र काडर को सरेंडर कराया गया था। हालांकि इन लोगों ने अपने हथियार सौंपे नहीं थे। माना जा रहा है कि मौजूदा हिंसा में इन हथियारों का खुल के इस्तेमाल हुआ है। दूसरी तरफ पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए केंद्र की ओर से और कदम उठाए गए हैं। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा, 30,000 टन चावल देने का ऐलान, गैस, पेट्रोल और सब्जियों की सप्लाई, 15 पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रहेंगे। मेडिकल विशेषज्ञों की 8 टीमें मणिपुर भेजी जाएंगी, जिनमें 20 डॉक्टर होंगे। ये टीमें हिंसा प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद करेंगी। 5 टीमें मणिपुर पहुंच चुकी हैं और अन्य 3 टीमें भी जल्द पहुंच जाएंगी। ऑनलाइन माध्यम से स्कूलों को संचालित करने की भी तैयारी हो रही है और परीक्षाएं भी तय समय पर होंगी। मणिपुर में 2-3 दिनों में रेल सेवा बहाल की जाएगी। मोरे, चोड़ा चांदपुर और कैंगपोकपी में वर्चुअल कोर्ट भी बनाए जाएंगे ताकि किसी को न्याय मिलने में देरी न हो। और पहाड़ी इलाकों में लोगों को सिर्फ 2,000 रुपए में हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। एक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज को भी तैयार किया गया है। जितने भी लोगों का जान गया है वो सभी को 5 लाख रुपया मणिपुर सरकार की ओर से और 5 लाख रुपया भारत सरकार की ओर से 10 लाख रुपया दिया जाएगा। ये राशि डीबीटी के माध्यम से उनके परिवारजनों के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। केंद्र सरकार ने बेहतर समन्वय के लिए कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड की व्यवस्था लागू की है और राज्य में 1993 बैच का नया डीजीपी भी नियुक्त किया गया है। मणिपुर में सुरक्षा हालात को सामान्य बनाने के लिए सुरक्षा बल दिन रात काम कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने दौरे के दौरान 11 राजनीतिक दल, 22 मैतेई और 25 कुकी संगठनों के साथ काम किया, क्योंकि केंद्र सरकार का मानना है कि इस गतिरोध का हल जो है बातचीत के जरिए ही निकलेगा। मणिपुर से सौरभ गुप्ता के साथ नई दिल्ली से मैं नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां लोकायुक्त ने उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर में लगी 6 मूर्तियों के तूफान में गिरकर टूटने की जांच के आदेश दे दिए। 28 मई को आए तूफान में ये मूर्तियां टूट गई थीं। पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भव्य कार्यक्रम में महाकाल कॉरिडोर का जो पहला चरण है उसका उद्घाटन किया था और अब इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर जब पेश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तब इसे प्रचारित भी जबरदस्त तरीके से किया गया था। यह महाकाल कॉरिडोर करीब 850 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया, लेकिन तूफान में मूर्तियों के टूटने के बाद जो प्रोजेक्ट है उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी इस पर हमलावर है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस मामले में घोटाला हुआ है। अब इसकी जांच जो है वो लोकायुक्त करेंगे। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त ने जो महाकाल कॉरिडोर का मामला है उसमें एक प्रारंभिक जांच के आदेश दे दिए हैं और जो तकनीकी टीम है लोकायुक्त की वो शनिवार को महाकाल लोक पहुंचेगी उज्जैन में और वहां पर वो सबसे पहले मूर्तियों की जांच करेगी और इसके अलावा जो भी तकनीकी बातें लिखी गई थीं जब ये काम शुरू हुआ था तो उसके कागजातों की भी जांच करेगी और इस आधार पर एक रिपोर्ट सौंपेगी। अब ये दूसरा मामला है महाकाल कॉरिडोर से जुड़ा हुआ जिस पर लोकायुक्त अपनी जांच कर रहा है। इससे पहले भी व्यापक तौर पर जब महाकाल लोक का निर्माण हुआ था उसको लेकर जो भ्रष्टाचार की शिकायत वहां के कांग्रेस के विधायक ने की थी, उस मामले में भी 3 आईएएस सहित 15 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। उस मामले में भी जांच आगे चल रही है। लेकिन ये ताज़ा मामला है जब रविवार को ऐसा बताया गया वहाँ के जो आला अधिकारी हैं कि 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएँ चली, जिसकी वजह से वहाँ पर महाकाल लोक परिसर में 100 से ज़्यादा मूर्तियाँ हैं। लेकिन सप्त ऋषियों की, जिसमें विश्वामित्र, कण्व, अत्रि
ब्रह्मचारी, भारद्वाज जैसे ऋषि हैं, इनकी जो 7 मूर्तियां लगी थी वहां पर, उसमें से 6 मूर्तियां गिर गई। प्रशासन का कहना है कि 10 फीट ऊंची वो मूर्तियां थी, 3 टन वजनी थी, जो FRP है उससे बनी हुई थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो अंदर से खोखली थी और इतनी वजनी नहीं थी। जो पेडेस्टल पर वो लगी हुई थी उसको ठीक से उस पर कसा नहीं गया था, और जो घटिया क्वालिटी है इस वजह से ये जो मूर्तियां हैं, कांग्रेस का आरोप ये है कि भारी तौर पर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस के जो सदस्य हैं, जिसमें पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी शामिल थे, इन लोगों के साथ एक टीम भेजी थी। उन्होंने वापस लौट करके भोपाल में व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कहा कि 50% कमीशन वाली सरकार है। वहीं सरकार ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ा। जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उनका कहना था कि जब वो मिनिस्टर इंचार्ज थे सज्जन सिंह वर्मा, उस वक्त कांग्रेस के वक्त में ही ये सारा निर्माण शुरू हुआ था, भुगतान भी हुआ था। तो ऐसे में अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, वैसे तो उन्होंने कहा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो कांग्रेस के वक्त में हुआ है। तो जाहिर तौर पर एक लंबी प्रक्रिया चली थी। कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक परिसर का उद्घाटन किया था, और अब लाखों की संख्या में रोज़ वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। ऐसे में गनीमत ये रही कि जिस दिन ये मूर्तियाँ गिरी उस दिन कोई श्रद्धालु को किसी को चोट वहाँ पर नहीं आई है। लेकिन बहरहाल लोकायुक्त ने इस मामले में प्रारंभिक जाँच के आदेश दे दिए हैं, और अब जो तकनीकी टीम है, जैसा मैंने बताया कि शनिवार को वहां जाकर इस मामले में जांच करेगी और फिर अपनी रिपोर्ट लोकायुक्त को सौंपेगी, और उस आधार पर फिर आगे की कार्रवाई होगी। भोपाल से अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। आज के लिए खबरों की खबर में इतना ही। जुड़े रहिए NDTV के साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।